गुड इवनिंग सर। Yes, good evening all. How are you? How was your weekend? गुड इवनिंग सर। अच्छा था सर। मैं हाँ, सैटरडे को नहीं आ पाया, तो बाहर गया था सर। नहीं सैटरडे को क्लास नहीं रहती है। सैटरडे को संडे को मैं मतलब सिर्फ 5 दिन ही रहेगी वीक में। हाँ। मंडे टू फ्राइडे। ओके। ओके सर, ठीक। हाँ। ठीक है सर। और बारिश कैसी हो रही है वहाँ पे उदयपुर में? यहाँ बारिश नहीं हो। मैं तो सर थोड़ा बाहर आया हूँ। अच्छा इधर अच्छा बारिश नहीं होता अभी। अच्छा। हाँ, उदयपुर में तो हालत खराब है अभी सुनने में आया है कि। इधर हाँ। इधर बारिश नहीं ज्यादा होती। बारिश हो रही है सर यहाँ। हाँ, उदयपुर में बारिश बहुत दिखा रही है। हम्म। ओके, वी शुड स्टार्ट नाउ। ओके, इट इज 8:30। यस सर। Yeah, so actually in last class we discussed about the Bohr model. Okay, we have almost finished. तो बोर मॉडल में हमने सीखा था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सेल्स होती हैं जिनको क्लास बोल सकते हैं। उसको बोर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला था। और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और वापस अपनी रियल स्टेट में आएगा, एनर्जी इमिट करेगा। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है, वो एक फिक्स मतलब फिक्स अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, फिक्स अमाउंट में ही इमिट करता है, क्योंकि उसके जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटिफाइड है, मीन्स उसके एनर्जी लेवल फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो बोर मॉडल काफी सक्सेस रहा था उस टाइम, लेकिन फिर भी उसके कुछ विड्रॉल थे। तो बोर मॉडल अभी भी हम मतलब काफी जगह एटम को समझने के लिए बोर मॉडल यूज करते हैं, but it has some limitations. So today we are going to discuss. It is the last slide. Actually, I want to complete in last class also, but due to time constraint, I was not able to complete it. So today we are going to complete the what say means limitations of Bohr model. Limitations मतलब क्या कमियां थी उसमें। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए बोर मॉडल को क्या था। बोर मॉडल कैसा था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आए नहीं थे अभी, तो काफी। एक मिनट सबको ले लेता हूँ। मैं आपको एक बार इसका बता देता हूँ, इससे आपको पिक्चराइज हो जाए कि बोर मॉडल क्या था। Okay, so this is the Bohr model for student who not joined the last session. For so न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा। ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट क्लास रहेगी। ठीक है, इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वापस यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेगा। बस यही समझने की वाली बात है। और ये जो एनर्जी है वो फिक्स अमाउंट की एनर्जी रहती है, जैसे कि यहाँ पे समझा रखा है ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी है वो फिक्स अमाउंट की रहती है, यहाँ से यहाँ जंप करेगा और यहाँ से यहाँ जंप करेगा, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी सपोज E1 है और यहाँ पे एनर्जी E2 है, तो ये दोनों एनर्जी डिफरेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो क्वांटिफाइड एनर्जी रहती है ये। इस प्रिंसिपल में उन्होंने समझाया। तो ये पूरा हमने पढ़ लिया था। अभी हम इसको लास्ट में इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ये स्लाइड मैंने शेयर कर दिया, आप पढ़िए और इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछिए। तो लिमिटेशंस क्या है इस बोर मॉडल की? इट्स फेल टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल, द प्लेट दैट इज टू क्लोजली स्पेस लाइन। closely spaced line of the hydrogen atom spectrum observed using sophisticated spectroscopic technique। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक लाइन इस तरह से लाइन आएगी, यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी अगर हम प्लॉट करें ऐसे एनर्जी के वर्सेस में, तो उन्होंने बोला था कि डिफरेंट एनर्जी की लाइन मिलेगी स्पेक्ट्रम में। बट जब इसको सोफिस्टिकेटेड मतलब काफी हाई मैग्नीफाइड स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया, तो उनको लगा कि ये जो एक लाइन है, इसको जब मैं जूम करूंगा तो ये बहुत सी फाइनर लाइन, बहुत सी पतली लाइनों से मिलकर बना होता है। जो एक लाइन है वो एक लाइन नहीं होकर बहुत सी फाइनर लाइन से मिलकर बनी होती है।
तो इससे ये कह सकते हैं कि जो बोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो एकदम सही नहीं है, क्योंकि उसने तो बोला था कि एक आपका जो क्वांटम नंबर है वहां से वहां जंप करेगा तो एनर्जी फिक्स होनी चाहिए। पर जब हायर मैग्नीफाई स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया तो वो और भी छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। मतलब कि वो जो बोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि एक ही सेल होता है वो सही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले मॉडल में। तो ये पहला विड्रॉल था। सेकेंड लिमिटेशन था, द मॉडल इज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। बोर्ड ने अपना पूरा जो मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन बेस्ड था, मतलब हाइड्रोजन एटम को बेस्ड मानकर ही उन्होंने पूरा मॉडल दिया था। पर वो जो दूसरे एटम्स है, क्योंकि एटम्स तो बहुत सारे हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो सारे एटम्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। देन द अच्छा, एक ये भी देखा था कि जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो अभी मैंने बात की थी, जो लाइन है आपकी एनर्जी के रेस्पेक्ट में अलग अलग लाइनें जो मिली थी, उस लाइन को जब जीमॉन इफेक्ट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये एटम है, इस एटम पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एन और एस, ठीक है। तो जो इसकी एक लाइन थी वो लाइन वापस अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जो एक लाइन मिल रही थी वो स्प्लाइट हो जाएगी, मतलब अलग पतली पतली लाइनें मिलने लगेगी। सेम जब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैसा होगा, सेम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट लगाया तो भी उसकी लाइन ऐसे स्प्लाइट हो रही थी। तो जीमॉन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, जीमॉन इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है, और स्टॉक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो दोनों जब भी ये फील्ड आइदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी अप्लाई होते हैं तो आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो पतली पतली लाइनों में स्प्लाइट हो जाती है। तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो दिस वाज द एंड, आई थिंक वन मोर, या द लास्ट वन इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना, जो केमिकल बॉन्ड कैसे बनेंगे, एटम है तो एटम के बारे में उन्होंने समझा दिया था, बट उससे मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब केमिकल बॉन्ड कैसे होगा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके, जब हाइड्रोजन, सपोज ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल। तो ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे इनका एनर्जी लेवल एक दूसरे से अटैच होगा, क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये सारी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये सारी लिमिटेशंस आई थिंक इट इज आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये सारी लिमिटेशंस थी बोर मॉडल की। बोर मॉडल में कुछ प्रॉब्लम है अभी तक, बोर मॉडल क्लियर है। Yes, sir. हाँ, यस सर। गायत्री, यू आर नॉट रेगुलर, प्लीज बी रेगुलर इन क्लासेस, ओके, because I will Yes. after some time I will take some test and the marks will be given to your coordinator, okay, so it will be count in your final assessment, so please be aware about that, okay। तो ये, हाँ, ये सब रेगुलर रहिए, कोई दिक्कत है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बात करिए, है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब एक चीज को 10 बार समझाना मैं समझाऊंगा, पर आपको समझ में आना चाहिए कुल मिला के, ये मेरा मोटिव, ठीक है ना। अच्छे से Yes, कंफर्टेबल sir. रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, बाकी है ना, मैं पूरा दिन का टाइम शेड्यूल निकाल के आपको पढ़ाता हूँ, स्लाइड बनाता हूँ, तो कुछ आपका भी एफर्ट्स होना चाहिए, एटलीस्ट रेगुलर रहिए, सीखिए, ठीक है। ये 12th लेवल की चीज है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 12th लेवल का है। मैं 12th लेवल से बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने सब बनाया है। तो ये 12th लेवल का आपको एटलीस्ट इतना पता होगा, कल आप इंटरव्यू देने जाओगे या कहीं भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो फर्दर मतलब स्विच करोगे फॉर हायर पैकेज एंड लाइक दैट। So this type of question will be asked. Definitely it will be asked by your interviewer. So you should know about that. Okay? क्योंकि ओके सर। आजकल बहुत टैलेंटेड लोग हैं ना, तो आपको नौकरी चाहिए, अच्छी पोजीशन चाहिए, तो आपको नॉलेज होना, और नॉलेज फ्री में मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए। अब मैं किसी भी लेवल तक पढ़ा सकता हूँ, आप मुझसे टफ से टफ क्वेश्चन पूछे, मैं आपको उसका, मुझे नहीं आएगा तो मैं कहीं से भी ढूंढ के आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा। तो इट इज इंटरेक्शन ओनली ना। अगर आपको टाइम की प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं टाइम चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत है ना, बट यू शुड बी रेगुलर।
ओके ओके सर। ओके गुड। तो ये सब लिमिटेशंस हो गई, ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फास्टली। ये जो बोर मॉडल था, बोर मॉडल में जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसका स्प्लाइटिंग को वो नहीं समझा पाया था। सेकेंड था कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में ही इन्होंने एक्सप्लेन किया था, दूसरे एटम के बारे में नहीं बता पाए थे। थर्ड इसका है कि जो जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट होता है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई एम गेटिंग सम वॉइस। Okay, so third is Zeeman effect is Zeeman effect and Stokes effect. It is due to magnetic field and electric field. Okay, इसकी वजह से जो लाइन स्प्लाइट होती है उसके बारे में भी वो नहीं समझा पाए थे। और फाइनली कि मॉलिक्यूल बॉन्ड कैसे बनाता है, फाइनली सॉरी एटम बॉन्ड कैसे बनाता है, अगर एटम बॉन्ड कैसे बनाता है वो उसके बारे में उन्होंने नहीं समझा है। तो ये सबसे बड़ा मतलब चीज है कि आपका सारे कोई एटम मतलब आपको पता है ना कभी एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। एटम हमेशा बॉन्ड बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहती है, मतलब वो बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन है तो एच, आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि ये एच पाया गया, आप क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन गैस है वहां पे, है ना, क्योंकि वो जैसे वाटर है तो H2O है। कभी आपने ये सुना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, आपने ये जरूर सुना होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन मतलब O2 होता है। कहीं तो आपने सुना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है? नहीं ना। अगर ये प्रेजेंट भी होगा तो ये बड़ा अनस्टेबल होगा, ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा किससे। तो एटम कभी स्टेबल नहीं रहता, एटम मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये तो अब हम जो लेटेस्ट मॉडल है, आज का जो लेटेस्ट मॉडल है एटम के बारे में, हम फाइनली वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है, किसी को आइडिया है एटम का लेटेस्ट मॉडल? ये तो सब हिस्ट्री वाइज में पढ़ा था क्या, स्टार्ट थॉमसन से स्टार्ट किया था जिसने बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉडल दिया था कि आपका वाटरमेलन है, एटम कुछ नहीं वाटरमेलन है, जिसमें आपके पूरा रेड है, वाटरमेलन में जो रेड जो रहता ना वो है मैट्रिक्स, वो है आपका पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है। वहां से हमने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हमने उसके हिसाब से तो एटम ठोस था, लेकिन हमने पाया कि एटम ठोस नहीं था, तो वो कौन सा मॉडल पढ़ा था उसके बाद कि एटम ठोस नहीं है? रदरफोर्ड। उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड मॉडल में हमने पढ़ लिया था, लेकिन रदरफोर्ड में ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एनर्जी फिक्स एनर्जी कैसे आ रही है, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हाई स्टेट में और अगेन लोअर स्टेट में तो एक फिक्स एनर्जी आ रही है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो वो हमने पढ़ा था बोर मॉडल से, लेकिन बोर मॉडल में भी कुछ लिमिटेशन है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज का मतलब अभी जो लेटेस्ट मॉडल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है क्वांटम मैकेनिक मॉडल। क्वांटम में। हाँ, ये अभी का लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो ये बोर मॉडल से काफी मिलता जुलता है ना। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, हम दोनों को कंपेयर करेंगे पहले, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो एक मिनट में आपको एक स्लाइड पहले दिखा देता हूँ, देन आई विल कम हियर। ठीक है, हाँ ये वाली देख रहे हैं आप इस स्लाइड को? इस स्लाइड में क्या है, ये है आपका बोर मॉडल जो हमने पढ़ा, और ये है क्वांटम मॉडल, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? इसमें ये है कि न्यूक्लियस तो सेंटर में है यहाँ पे, और यहाँ भी सेंटर में है, चलो ठीक है, न्यूक्लियस का तो दिक्कत नहीं है, मतलब न्यूक्लियस तो आपकी फिक्स पोजीशन पे है। अब इसमें देखेंगे तो आपको लगेगा जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में या जो हमने बोला हाँ सेल में या क्लास में घूम रहा है। बट यहाँ पे जो उन्होंने बोला है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल में, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा, पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आप देख रहे हैं, क्लाउड्स मतलब बादल, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बादल की तरह घूम रहे हैं, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन बादल के मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ देखोगे ना, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके पास में अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहर जाओगे तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। राइट, समझ आया कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? न्यूक्लियस के पास में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। समझ में आ रहा है इस पिक्चर से? समझ में आ रहा है ना क्लियरली? Yes. हाँ, यस तो सर। हाँ, तो ये है आपका क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। अब ये मॉडल क्यों दिया गया, मतलब क्या क्या नई रिसर्च हुई उसके बेसिस पे ये मॉडल दिया गया, वो हम अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है।
तो उसके पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको। शैलेंद्र प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शैलेंद्र प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या keep your mic muted. If you have any question, then you can raise your hand. Okay. Otherwise, keep your mic muted. Okay. So यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि हाँ क्या कह रहा हूँ, हाँ तो अभी यहाँ पे इस मॉडल से हमको स्विच करना है इस मॉडल पे, ठीक है। तो क्या क्या रिसर्च हुई उसके बेसिस पे हमने बोला कि ये बोर मॉडल सही नहीं है, आपका ये मॉडल एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसके लिए एक चीज बोली थी कि आपका जो लाइट होती है, लाइट है ना, कभी आपने लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं लाइट जा रही है तो कोई भी रेज जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तरंग, इसे तरंग के रूप में यूज रिप्रेजेंट करते हैं ना लाइट को, करते या नहीं करते? आपको पता होगा ना ये चीज तो। यस सर करते हैं। हाँ यस सर। तो मैं इसको लिख देता हूँ लाइट। ओके, तो ये लाइट हो गई। चलो सेकंड चीज ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन को हम समझ रहे हैं कि इट इज अ, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, चार्ज होता है, तो ये एक तरह से पार्टिकल हो गया। पार्टिकल जैसे मूव करेगा तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है, समझ में आया ये दोनों चीज। तो अब इसको मैं आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे करता हूँ, यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट लेट मी से व्हाइट बोर्ड जस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेव, मतलब लाइट हो गया, ठीक है। और अगर अब मेरे अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन में मास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है और चार्ज होता है, ठीक है, एम एंड क्यू, आई कैन से क्यू, ठीक है, मास और चार्ज होता है। तो जब भी किसी चीज में मास होता है, मतलब एक छोटा पत्थर अगर समझे हम, एक छोटा पत्थर है, उसको हम फेंकेंगे तो वो ऐसे जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। अगर वो आगे जाके इट विल बी लाइक दैट, बट हम उसको इतना नहीं डीप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। तो क्या हो गया, ये हो गया आपकी लाइट, ओके, और ये हो गया आपका पार्टिकल, ठीक है। लाइट और पार्टिकल दो चीजें हो गई। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हाँ, अब यहाँ पे देखो बहुत समझने वाली बात है। अभी यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी जो आई है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, वो यहीं से डेवलप हुई। अगर इसको आप समझ लोगे ना तो आपको काफी इजी रहेगा आगे समझने में। तो उन्होंने बोला था कि जैसे पार्टिकल एकदम, जैसे जैसे इसका मास कम होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है ना, -34, मतलब बहुत मास कम होता है। तो अगर किसी पार्टिकल का मास बहुत कम है तो इट विल बिहेव लाइक लाइट, मतलब वो एज ए वेव ट्रैवल करेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। अगर किसी पार्टिकल का मास बहुत कम है तो वो एज ए वेव ट्रैवल करेगा। ये नया प्रिंसिपल आया था, ठीक है। इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, ये कैसा आया था, ये समझाऊंगा, लेकिन ये चीज समझ में आई आपको, यहाँ से यहाँ कैसे मूव कर रहे हैं। अगर आपका पत्थर है, बड़ा पत्थर, तो आप उसको मारोगे तो वो सीधी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर उसका मास बहुत कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब एटम से भी छोटा, तो वो एज ए लाइट बिहेव करेगा, ठीक है, मतलब एज ए वेव बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मिक्स हो गए। अब आपका, अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट वे में ट्रैवल कर रहा है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। वो लाइट एज ए लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेफरेंस में ट्रैवल कर रहा है, फर्स्ट थिंग इज क्लियर। सेकेंड, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि वो पूरा लाइट की वजह से, लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि लाइट जो होती है उसमें मास नहीं होता है, लाइट में कोई मास नहीं होता है ना, जो लाइट आपके आ रही है सन से, उसमें कोई मास नहीं है। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि वो पूरा लाइट के जैसा हो गया है। तो एक दोनों के बीच का कुछ चीज है, तो उसको मैं बोलता हूँ ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल। क्या बोलेंगे? ड्यूल नेचर, दो दो नेचर, हिंदी में बोल सकते हैं कि दो नेचर है किसी के। जैसे कोई बंदा है, जैसे कोई बंदा है, लिसन केयरफुली,
सपोज कोई बंदा है, उसके दो दो चेहरे हैं, एक तो वो अच्छा है, एक बुरा है, ठीक है ना। तो उसको हम किसी एक पर्सनैलिटी से नहीं बोल सकते ना कि वो अच्छा है, उसको बोलेंगे वो मिक्स है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी हो गया और वेव नेचर भी हो गया। तो फाइनली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूल नेचर। ये सेंटेंस समझ में आया, इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूल नेचर, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं वापस समझा सकता हूँ इसको। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। हम सिर्फ लाइट वेव को पर्टिकुलर इसमें बता रहे हैं कि किसी भी टाइप का, जैसे साउंड वेव हो गया, लाइट वेव हो वो गया, तो उन्हें अच्छी तरह बिहेव करेगा? मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ, लाइट को इसलिए लिया कि आप समझ जाओ जल्दी से। कोई भी वेव, ओनली क्योंकि वेव। साउंड वेव तो सही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नहीं, तो उसकी तरह हाँ बिहेव हाँ, करेगा? नहीं नहीं करेगा? नहीं, वो लॉन्जिट्यूडनल है, ठीक है। लाइट हाँ। वो दो तरह की होती है, एक तो ऐसे होती है लाइट वेव, और एक हम्म। मतलब उसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी वो मतलब वो ऐसे स्प्रिंग की तरह होती है, जो स्प्रिंग होती है ना अपनी, वैसे हाँ। साउंड वेव ऐसे ट्रैवल करती है, और बाकी वो हम्म। दूसरी इलेक्ट्रो। तो मैं सिर्फ वेव की बात कर रहा हूँ, है ना, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम्म। ठीक है, ठीक है। सॉरी। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, सब लोगों को? यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर? ओके। यस सर। ओके गुड। ठीक है, अब मैं वापस अगेन। ओके। ओके, तो अब क्या हुआ था? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस सर। तो यहाँ पे आया आपका कि हम बोर्ड से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जा रहे हैं, तो हमको दो नए आविष्कार हुए थे, ठीक है। तो दो आविष्कार क्या थे? फर्स्ट तो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूल बिहेवियर जो मैंने अभी आपको समझाया, दो प्रकृति है। जो मैटर है, मैटर मतलब कोई भी चीज जिसका, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। जिसमें मास होता है और कोई जगह, वो कोई जगह रोकती है, तो उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे कि आपका सपोज मेरा मोबाइल है, तो ये मोबाइल है, तो इसमें मास है, और ये कहीं जहां रखूंगा वो जगह घेरेगा, तो ये एक मैटर है। हर चीज एक मैटर हो गई। बट यहाँ हम मैटर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, बट स्टिल इट इज मैटर बिकॉज इट हैज मास एंड इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस, ठीक है। बट अगर उसके मास बहुत कम है तो वो एज ए ड्यूल बिहेवियर शो करेगा। तो ये पहला आविष्कार ये था। और सेकंड था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था अनसर्टेनिटी की, कोई मतलब निश्चित नहीं है कोई चीज, मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब वी कांट से अबाउट अवर फ्यूचर। आप मतलब कल क्या बनोगे, कहाँ नौकरी करोगे, क्या करोगे, मतलब एक तरह से अनिश्चित है ना। तो हाइजेनबर्ग ने भी कुछ अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। वो क्या था वो मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ड्यूल बिहेवियर ऑफ नेचर, ओके। तो ये क्या है, देखिए अब आप समझिए इसको। देखिए, तो यहाँ पे एक तो वेव लाइक हो गया, ठीक है। कोई भी जैसे लाइट है तो वो वेव एज ए वेव ट्रैवल करेगी। और अगर आपका कोई पार्टिकल है जो जो चार्ज है, तो वो एज ए पार्टिकल बिहेव करेगा सिंपली, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने बोला था कि वेव लाइक, वेव एंड पार्टिकल, ओके। तो अगर पार्टिकल आपका बहुत छोटा है तो आप वेव की तरह भी काम करेगा और पार्टिकल की तरह करेगा। ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं आपको अच्छे से बनाता हूँ इसको, है ना। जैसे ये तो हो रहा है वेव, लेकिन अगर पार्टिकल बहुत छोटा है तो सपोज ये यहाँ पे होगा, देखिए, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो वो जब मूव कर रहा है तो वो इस तरह से मूव कर रहा है, समझ रहे हो आप? वो मूव तो कर रहा है लेकिन एज ए वेव मूव कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज किया मैंने, इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूंगा तो मेरे पास ये नेचर आएगा। सो इट इज कॉल्ड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये पहला था। तो ये डी ब्रोगली ने दिया था प्रिंसिपल। दिस मीन दैट जस्ट as the photon has moment as well as wavelength, electron should also have momentum as well as wavelength, ठीक है ना। जो फोटोन होता है, फोटोन क्या होता है, पता है किसी को फोटोन क्या होता है? कभी नाम सुना है फोटोन?
सर ये सर एक्चुअली जो एनर्जी का कोई बंडल होता है, हाँ मतलब कुछ उसमें बंडल में होते हैं कुछ जैसे एनर्जी टाइप में। वेरी गुड। हाँ तो बिल्कुल सही है आपका जवाब, 100% सही है। इट इज लाइक अ पैकेट ऑफ एनर्जी और बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो मतलब कि मैंने क्या बोला था आपको, जैसे कि आपका जब इसको सब सिंपल समझना है ना, तो आप, हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, ठीक है ना। तो वो एक एनर्जी पैकेट छोड़ेगा, मतलब एक फिक्स एनर्जी, मैंने आपको बताया था ना, वो जो एनर्जी छोड़ेगा वो फिक्स रहेगी, मतलब एक पैकेट छोड़ेगा वो, 10-15 जो भी है उसका जो लिमिटेड है वो है। तो वो आपका फिक्स पैकेट ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम फोटो। तो डी ब्रोगली ने बोला था कि दिस मीन जैसे फोटोन हैज मोमेंट एज वेल एज वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ, सबसे पहले आपका ये क्या, एक एक चीज मुझे समझानी पड़ेगी। मोमेंट क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो P इज इक्वल टू एम वी, है ना। P इज इक्वल टू एम वी। तो m क्या है, m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी, ठीक है। मास और वेग, है ना। मास और गति, वी कैन से मास और गति। मास और गति को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोमेंटम आएगा, ठीक है। मास और गति को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोमेंटम आएगा। तो जो फोटोन होता है, फोटोन क्या होता है, फोटोन इज ए लाइट, मतलब फोटोन लाइट ही है। एनर्जी पैकेट किसका पैकेट है, एनर्जी पैकेट लाइट का पैकेट। मतलब आपने देखा ना कि सन से जो लाइट आती है वो गर्म होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब सब लाइट लाइट सब बल्ब से भी लाइट आ रही है, लेकिन ये गर्म नहीं कर सकती ना इतना जितना सन कर रही है, क्योंकि सब हर में, हर एनर्जी के, हर लाइट में अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है, अलग अलग फोटोन होता है। तो एज वेल एज वेवलेंथ। हाँ तो यहाँ से दिस मीन्स दैट जस्ट अ फोटोन हैज मोमेंट एज वेल एज वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मोमेंटम भी होता है, क्योंकि उसका मास होता है तो उसका मोमेंटम भी होगा, बट उसका वेवलेंथ भी होगा। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। तरंग लंबाई। हाँ जैसे कि आपका ये वेव है, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। अगर दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस अगर मेजर करें, ये वाली अगर डिस्टेंस मेजर करें तो ये आपका होगा लेमडा, ठीक है। तो लेमडा किसकी प्रॉपर्टी हुई, वेव की प्रॉपर्टी हुई, है ना। लेमडा किसकी प्रॉपर्टी हुई, वेव की प्रॉपर्टी हुई। तो इलेक्ट्रॉन के में भी ऐसा लेमडा होगा। इलेक्ट्रॉन में लेमडा कैसा होगा कि जब वो इस तरह से ट्रैवल करेगा, ठीक है ना, तो उसमें लेमडा होगा। वेयर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड वी इज वेलोसिटी, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हमको ये समझ में आ गया। अब यहाँ से इस स्लाइड से हमको ये, इसका जिस्ट ये है कि फाइनली आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरफ भी बिहेवियर करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर करेगा। सो इट इज अ ड्यूल नेचर ऑफ नेचर पार्टिकल, सॉरी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। समझ में आया, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर समझ में आ गया सबको, ठीक है। यस सर। हाँ तो अब हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नहीं है, वो एज ए वेव भी ट्रैवल कर रहा है और एज ए पार्टिकल भी ट्रैवल कर रहा है। तो इसको हम ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ये था। देन सेकेंड इज, सॉरी ये फॉर्मूला आप नोट कर लिए। तो फिर उन्होंने वो एक रिलेशनशिप दिया था इन बिटवीन लेमडा। लेमडा क्या है आपका, वेवलेंथ। लेमडा आपका वेवलेंथ है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और एम मास है, और वी फॉर वेलोसिटी। तो एम और वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मोमेंटम आ जाएगा पी, और एच वो है जो, मतलब इससे ये फॉर्मूला आराम से डिराइव हो जाएगा, ठीक है। एम और वी को मल्टीप्लाई किया तो पी आ गया, तो पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो इससे ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था। ये वाला जो ये फॉर्मूला है, ये डे ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया था, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि ये ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए मुझे। क्लियर है ना, नो सर। ओके गुड। सर हाँ बोलिए। सर इसमें कोई ऐसा ही यूनिट नहीं होगी। ऐसा यूनिट किसकी निकालना चाह रहे हैं आप। सर ये लैम्डा की। एक मिनट एक मिनट। लेमडा क्या होता है, अच्छा लेमडा, लेमडा क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि लेमडा होता है डिस्टेंस,
ठीक है, ये डिस्टेंस लैम्डा होगी। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर, हाँ, तो फिर किलोमीटर किलोमीटर, मीटर, जो भी है, ठीक है ना। तो सपोज, पर या ये वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी बहुत इसका जो मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो हम इसको जनरली नैनोमीटर, ओके, और एंगस्ट्रॉम इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। नैनोमीटर क्या होता है? द नैनोमीटर, स्मॉलेस्ट यूनिट, नो, 10⁻⁹ मीटर, हाँ 10⁻⁻⁹ ठीक है। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। मतलब ये मीटर ही है बट इसको बहुत छोटा फॉर्म है। अगर आप इसको लिखोगे ना, अगर आप इसको कॉपी में लिख के देखिए 10⁻⁻10 कितना होता है, ठीक है, तो आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? इससे पहले 9 जीरो लगाने पड़ेंगे, एक से पहले, है ना। तो ऐसे आप 9 जीरो लगाओगे फिर एक करोगे ना, तो ये आएगा बहुत छोटा, मतलब मीटर से तो काफी, मतलब उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते इतना छोटा, ठीक है। तो वेवलेंथ है, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी, ऐसा यूनिट हमेशा फिक्स रहती है ना। ऐसा यूनिट क्या रहती है? मीटर। if you are going to measure any type of distance, it is meter, but here we need to mention nanometer, है ना। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में करके सिग्निफिकेंट नंबर वो आपने पढ़ा होगा लोअर ग्रेड में, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट इज, it is confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergo diffraction, a phenomena characterized of wave, ठीक है। ये प्रिंसिपल इन्होंने दे दिया, ठीक है, ये प्रिंसिपल इन्होंने दिया, लेकिन अब इसको प्रूव कैसे किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कुछ मतलब अपने फैक्ट्स दिए थे, या बोलते हैं कि कुछ सबूत दिए थे, उसकी वजह से कि ये सिद्ध हो जाए कि मतलब कि वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया था, इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था कि इट इज कंफर्म एक्सपेरिमेंटली when it was found that electron beam undergo diffraction, a phenomena। डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो ये सब चीजें कुछ नए वर्ड्स हैं आपके लिए, तो इनको मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप इसको अच्छे से पढ़िए, अगली क्लास में वापस आप उससे पूछ सकते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि सपोज ये आपका एक स्लिट है, ठीक है, एक थिन फिल्म है, इसके बीच में एक होल है, दिख रहा है आपको ये होल, ठीक है। तो जब भी लाइट आएगी ना, जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पे गिरा, तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कॉर्नर पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कॉर्नर पे टकरा के मुड़ जाएगी, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो ये जो फिनोमिना है, ये वेव का फिनोमिना है, वेव का, वेव क्या, वेव का फिनोमिना है ये, कि किसी भी कॉर्नर से अगर वेव टकराती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये वेव का फिनोमिना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसको शो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी एज ए वेव बिहेव कर रहा है। तो पहला सबूत तो हमको ये मिल गया, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया ना क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि आपका जब इलेक्ट्रॉन किसी स्लिट से टकराएगा, जैसे ये होल है, इस होल से टकराया तो वो मुड़ गया, मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो ये प्रॉपर्टी होती है वेव की। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये एज ए वेव बिहेव कर रहा है, क्योंकि डिफ्लेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सेकेंड ये है कि दिस फैक्ट बीन पुट यूज मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप which is based on the wave like behavior of electron. Just an ordinary microscope utilizes the wave nature of light. अच्छा, आपने माइक्रोस्कोप देखा है कभी किसी ने? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है पता है? देखा है कभी? ये हाँ, मतलब किसी छोटी चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप होता है ना, लेंस। सबसे कभी आप कभी घर पे छोटा वो लेंस, एक लेंस देखा होगा, उससे कोई छोटी चीज देखने के लिए, है ना। तो वो ही, मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो वही एक माइक्रोस्कोप है, सबसे छोटा माइक्रोस्कोप वही है। उससे बड़ा माइक्रोस्कोप आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, उससे कुछ स्लाइड व्लाइड देखने के लिए वो होता है, ठीक है। बट उनकी एक लिमिटेशंस है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और वो लाइट पे काम करते हैं, मतलब लाइट उस पर गिरती है और आप उस लाइट को मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है, टेलीस्कोप, ठीक है, इस टाइप से। बट आजकल जो माइक्रोस्कोप आ रहे हैं उसमें लाइट यूज नहीं हो रही है, उस पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रही है,
लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रही है। तो सिंपली, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ना, आपने लाइट को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉन बीम से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम भी लाइट की तरह बिहेव कर रही है। सिंपल है ना, समझ में आ गया कि हम लाइट को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉन बीम से। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, श्योर है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एज ए लाइट बिहेव कर रहा है। तो इससे भी ये दूसरा सबूत हमको ये मिलता है कि हम माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हैं लाइट की जगह। तो इट इज डेफिनेटली दैट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो बिहेविंग लाइक लाइट, ओके, और इट इज आल्सो बिहेविंग लाइक वेवलेट। ठीक है, तो ये दोनों दोनों समझ में आए, दोनों फैक्ट समझ में आ गए, ये दोनों समझ में आ गए फैक्ट्स। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो इससे हमने कंक्लूड कर लिया कि हमारा लाइट और ये दोनों चीज ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दिया। मैटर। हाँ, नेक्स्ट, अभी 3 मिनट्स रहे हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास चलो देखते हैं दोस्तों। तो सेकंड आपका जो मैंने बोला था कि दो नए इनोवेशन हुए थे, दो नए आविष्कार हुए थे। तो पहला तो ड्यूल नेचर था, और सेकंड था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने एक नया प्रिंसिपल दिया अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन। वो क्या था, फोटो से अच्छा समझ आया। हाँ, ये कि अगर आप एक टाइम में इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं और उसकी वेलोसिटी भी, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, देखो अब हम इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, वेव लाइक, नॉट लाइक ए पार्टिकल नाउ, इट इज नाउ, अब ये ट्रैवल कर रहा है एक वेव के जैसे। ठीक है, तो हाँ, तो अब ये इन्होंने जो हाइजेनबर्ग ने बोला था कि मैं अगर किसी इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूँ मतलब इसकी पोजीशन कहीं एक पोजीशन पे ये है, ठीक है, और उसी टाइम में इसकी वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी मतलब वेग, गति। अगर मैं उसकी गति भी उसी टाइम मेजर कर रहा हूँ और उसकी पोजीशन भी मेजर कर रहा हूँ, तो मैं गलती कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे को वैल्यू सही नहीं मिलेगी, ये उन्होंने बोल दिया था। ठीक है, क्या बोला था कि मैं किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मैं उसकी गति दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकता। समझ में आया क्या बोला था उन्होंने? ठीक है, तो मतलब जैसे कि अब इसका एग्जांपल देता हूं कि सपोज कोई बंदा है, सपोज शैलेंद्र है, शैलेंद्र के घर में है। सपोज उनके घर में 5 कमरे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि शैलेंद्र उसके घर में है, पर वो किस कमरे में मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो मतलब क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि वो पूरा जो आपका घर है वो पेग है ना, अंदर अंदर में नहीं देख सकता ना। समझ रहे हो आप? मैं बाहर से बोल सकता हूँ कि यार सिलेंडर अंदर गया था, घर के अंदर है, बट वो किस कमरे में मैं नहीं बता सकता। अगर मैं बताता हूँ तो एक मेरा गैस होगा, खाली अंदाजे से, वो सही नहीं होगा। समझ में आया ये चीज? तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हाइजेनबर्ग ने कि किसी भी चीज की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? तो अभी लेस देन 1 मिनट रहा है, हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे फर्दर अबाउट दिस। ओके, स्लाइड मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, इसको प्लीज पढ़िए। ठीक है, ओके सर। ओके, और फिर कल मिलते हैं। ठीक है, आज ओके अच्छा सर। लगा मुझे, सब अच्छे। थैंक यू। ओके, ओके सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू सर। यू, थैंक यू।